हेलो दोस्तों, तो देखिए कि जैसे नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, तो ऐसे ही नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी का आज मैं फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये सीरीज़ ऐसे ही चलेगी। नाइन्थ क्लास, टेंथ क्लास, 11th एंड 12th जितनी भी इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी हैं आप सभी के लिए वो प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि लाइन वाइज मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आपके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी से, उसको कैसे आपको निकालना है और कम समय में कैसे पूरी एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपकी मदद करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर आपका ज्योग्राफी का नाइन्थ क्लास में क्या है। भारत, आकार और स्थिति। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है, बाकी और जो भी चीज़ें होंगी वो देख लिया जाएगा। तो देखिए कि सबसे पहले आपके लिए जो क्वेश्चन सीधा बनेगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांश में विस्तार है। एंड देखिए कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इस देशांतर तक इसका विस्तार है। ये क्वेश्चन आप एज इट इज़ देख पाएंगे। TRE 2 में BPSC के क्वेश्चन आया था। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में गुजरती है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये ध्यान रखना है। और देखिए कि सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा बिंदु है। ये 2004 में सुनामी की लहरों के कारण जलमग्न हो गया था। ये दक्षिणी निकोबार में मतलब एकदम नीचे था, तो ये डूब चुका है अब। और इसको आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ऊपरी बिंदु क्या है एंड दक्षिणी बिंदु क्या है, और आपका सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है और सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, ये आगे हम बात करने वाले हैं। तो ये मैप आप देख लीजिए कि इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। और ये भी मैं आपको बेसिक बता दूं कि ये आपकी ये इक्वेटर हो गई, इसके ऊपर आपका नॉर्थ होता है एंड ये आपका साउथ है। ये अगर आप इस लाइन के इधर पर आएंगे, इधर आपका ईस्ट हो जाएगा, इधर आपका वेस्ट है। इसी से जैसे हमारा ये देखिए कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ये विस्तार है। और देशांतरी ऐसे है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ये देशांतरी विस्तार था जो आपने पीछे पढ़ा। एंड देखिए कि क्षेत्रफल परसेंटेज की दृष्टि से 2.4% है वर्ल्ड के लैंड को अगर लेंगे तो। एंड स्थल सीमा देखिए इसकी कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। और इसकी रैंकिंग क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी है, 7वीं है। और देखिए कि मानक यामोत्तर किसे माना गया है, मतलब जो मानक समय रेखा हमारी क्या है इंडिया के लिए, तो 82.5 डिग्री 30 मिनट है ये। और आप देखेंगे कि हमारा जो ग्रीनविच टाइम से हम 5.5 घंटे आगे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ हमारी कोस्टल लाइन कितनी है, 7516 किलोमीटर है। और स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी देखिए कि गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश मतलब ईस्ट टू वेस्ट के बीच हमारे जो 2 घंटे का देश मतलब कि 82 डिग्री 30 के बीच समय का अंतर देखेंगे तो 2 घंटे का अंतर प्रॉपर आता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भारत और विश्व में कंपैरिजन है, आप देख लेंगे। अब ये मैप आपको देखना है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई देख सकते हैं कि भारत का जो ये चौड़ाई है कितनी है, 2933 किलोमीटर ये है चौड़ाई। और लंबाई कितनी है इसको देख लीजिए, 3214। आपको याद रखना है 3214 लंबाई। एंड चौड़ाई देखेंगे 2933 है। और आपका अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। देशांतरी विस्तार कितना है, आप यहाँ देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। और आप एग्जैक्ट यही लाइन आपको फैक्ट याद रखना है, बस इतना आपको नोट कर लेना है जो चीज़ें मैंने आपको बताई। बाकी आप ये देख सकते हैं कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये देख लीजिएगा कि आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो आप एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार से भी याद कर सकते हैं। बाकी आप मैप अगर अपने माइंड में रखेंगे, देखते रहेंगे, तो वैसे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। बाकी अगर आप चाहें तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस हैं, अब ये देखिए कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो आपने पढ़ा। अब जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई कि मित्र
पर गमछा झार, उससे भी करेंगे तो त्रा से त्रिपुरा हो गया। छत्तीसगढ़, राजस्थान आपने देखा था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा। अब भारत का सबसे पूर्वी देशांतर पूछा है तो क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक था, तो ये आप लगाएंगे पहला। उसके बाद देखिए कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश के साथ छूती हैं? अगर आप मैप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि नेपाल के साथ। उसके बाद देख लीजिए कि अगर आप कावरवती जाना चाहते हैं तो कावरवती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप। यहाँ पर जाएंगे। एक मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, तो भारत के साथ किसकी सीमा नहीं लगती? तजाकिस्तान की। तो ये आपका मैंने एमसीक्यू भी करा दिया है। तो चलिए अब सेकंड चैप्टर देख लेंगे। तो दूसरा चैप्टर आपका क्या है कि भारत का भौतिक स्वरूप, मतलब आप फिजिकल स्ट्रक्चर जानने जा रहे हैं भारत के बारे में कि कहाँ पर पर्वत हैं, प्रायद्वीप, पठार, मैदान, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और 11th क्लास की एनसीईआरटी में पूरा एक ये पेपर ही आपका है कि भारत के भौतिक स्वरूप में पूरा आप डिटेल से और पढ़ेंगे। तो पहले अभी आप ओवरव्यू ले लीजिए 9th क्लास में। देखिए कि अब इसमें मैप ही आपको पहले ध्यान देना है कि जो हिमालय की श्रेणी है उसमें आप देखेंगे कि काराकोरम रेंज सबसे ऊपर है, काराकोरम के बाद लद्दाख, फिर जांस्कर, फिर कैलाश रेंज आप यहाँ पर है। और उसके बाद देखिए कि शिवालिक श्रेणी सबसे नीचे है। और ये इनका विस्तार भी आप देख लीजिए कि कहाँ तक गया है। जैसे हिमालय का विस्तार यहाँ पर आप पूरा देख रहे हैं। और जैसे पूछ लेता है कि अन्नपूर्णा कहाँ पर पाया जाता है? अन्नपूर्णा की अन्नपूर्णा कहाँ का है? नेपाल का है। धौलागिरी कहाँ का है? नेपाल का है। ये आपको याद रखना है। जैसे डाफला, मिरी, ओबोर, मिशमी, ये सब अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना। सुलेमान श्रेणी आपका पाकिस्तान में है, ये देखना है। और उसके बाद आप देखिए कि भौगोलिक वितरण भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6 भागों में। कौन कौन से? उत्तर में जो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दूसरा उत्तरी मैदान है, तीसरा क्या है? आपका प्रायद्वीपीय पठार है, और चौथा क्या है? देखिए कि भारत के मरुस्थल राजस्थान वाला एरिया, राजस्थान और गुजरात का कुछ एरिया, एंड उसके बाद आपका कोस्टल रेंज जो प्रायद्वीपीय का पूरा भाग ही आपका तटीय मैदान है। उसके बाद द्वीप समूह। अब देखिए कि हिमालय पर्वत के बारे में देखना है कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है एंड यह अत्यधिक असम अवरोधों में, मतलब कि असम अवरोधों में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। मतलब पूरा ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसका विस्तार है। देखिए इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर हो जाती है। मतलब अगर ये भी क्वेश्चन बनता है कि हिमालय की चौड़ाई किस तरफ ज़्यादा है, पूर्व में या पश्चिम में, तो आप यहाँ से देख लीजिए कि आपका पश्चिम में 400 किलोमीटर तक है और पूरब में 150 किलोमीटर तक ही चौड़ा है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, आप देखिए कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है, इसकी ऊंचाई याद रखिए। फिर कंचनजंगा कहाँ पर है? भारत में, इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक है, इसकी कितनी ऊंचाई है? 8598। फिर मकालू कहाँ पर है? नेपाल में है। धौलागिरी कहाँ पर है? नेपाल में है। उसके बाद नंगा पर्वत भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है, कामेट भारत में है, नामचा बारवा भारत में है, गुरला मानधाता नेपाल में है। ये याद आपको रखना है। उसके बाद आप देखिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है। और देखिए कि दून घाटियों में आपको पता होना चाहिए देहरादून तो सबको पता है, कोटली दून और पाटली दून के बारे में भी आप पता रखिएगा, मतलब एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हमने क्या कहा है? शिवालिक रेंज कहा है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर की है, ऊंचाई 900 से 1100 किलोमीटर के बीच में है। एंड इसमें देखिए कि हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बना हुआ है। एंड घाटियों में बजरी व जलोढ़ मिट्टी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो स्थित लंबवत घाटियाँ हैं उन्हें दून कहा जाता है, और तीनों दून का नाम आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ये पर देखिए कि पूरे भारत में कौन कौन से पर्वत कहाँ जाते हैं। आप देखिए पामीर का पठार ऊपर है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, कैलाश रेंज, ये सब चीज़ें बता दिया। एंड उसके बाद ये आप देखिए कि मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों का क्रम देख लीजिए। ये विंध्या श्रेणी देख लीजिए, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव, मैकाले, अमरकंटक रेंज, ये सब मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देख लीजिए पश्चिमी घाट का पूरा कोंकण, कर्नाटक और मालाबार
कोस्ट इधर है, पूर्वी में इसे कोरोमंडल तट कहते हैं और ये नॉर्दर्न सरकार है, इसको याद रखना है आपको। महेंद्रगिरी आपका पूर्वी तट का सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछेगा तो आपको लगाना है महेंद्रगिरी। ये आपका DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको महेंद्रगिरी लगाना है। एंड ये नीलगिरी पहाड़ी या अन्नामलाई अनायमुडी पूछेगा आपका ये पूछ लेगा। अगर पश्चिमी घाट की, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन ये डाउट रहता है, देखिए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको लगाना है अनायमुडी। अगर पूछ लेता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको दोदा बेटा लगाना है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, आप इसको लिख लीजिएगा कहीं। उसके बाद आप मैदानी भाग में आ जाएंगे, उत्तरी मैदान में। तो ये देखिए इनका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। एंड ये कृषि प्रधान, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि खादर और बांगर में आपको पता होना चाहिए, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है, बांगर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है। खादर अधिक उपजाऊ होती है, बांगर कम उपजाऊ होती है, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि प्रायद्वीपीय पठार में आपको मध्य की उच्च भूमि, दक्कन का पठार इसमें आता है। नर्मदा नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से ही निकलती हैं, मतलब आप देखे होंगे कि अमरकंटक से निकलती हैं ये नदियाँ, और ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और उसके बाद आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार, ये ध्यान रखना है आपको। तथा उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है इसे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एंड पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊँचे, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊँचे हैं। पूर्वी घाट में 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर तक ऊंचाई है। एंड उसके बाद देखिए ये आप अनाईमुडी देखिए कि 2695 है, डोडा बेटा 2633 है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये सब देख लेंगे। उसके बाद आपका मरुस्थल भाग में बालू के टिब्बे पाए जाते हैं। यहाँ पर लूनी नदी देख लेंगे। बरकान क्या है ये पता होना चाहिए, बरकान अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं। मतलब ये पूछेगा कि बरकान किस प्रकार की स्थलाकृति है या इनका निर्माण किससे होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बरकान आपका किससे बनता है, शुष्क जलवायु में मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब कोस्टल मैदान जो है, कोस्टल प्लेन आप देख लेंगे। कोस्टल प्लेन आपका दोनों तरफ पाया जाता है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट दोनों में। यहाँ पर डेल्टा का मतलब नदियाँ जब गिरने लगती हैं तो डेल्टा बनाती हैं, तो वही है। एंड उसके बाद देखिए कि केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति, लक्षद्वीप कौन सा कोरल रीफ से बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लक्षद्वीप का जो प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है, कावरवती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, ये ध्यान रखिएगा। एंड पिटली द्वीप क्या है, जहाँ मनुष्य निवास नहीं करते हैं वहाँ, मतलब यह पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी लक्षद्वीप में ही है, पिटली द्वीप। एंड प्रवाल के बारे में भी यहाँ पर देखिए कि प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास क्या है, छिछले व गर्म जल में होता है। एंड कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ टीलों के रूप में निक्षेपित होती हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कि प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ आपको याद होना चाहिए। एंड प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू वाले रोधिका होती हैं। उसके बाद द्वीप समूह में आपने लक्षद्वीप को देख लिया। एंड अंडमान निकोबार भी आप देख लिया। लक्षद्वीप देखिए कि कहाँ पर है, ये अरब सागर में है। और अंडमान निकोबार आप देखेंगे तो आपका ये बे ऑफ बंगाल के नीचे पड़ता है। एंड देखिए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप के बैरन द्वीप पे है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप अभ्यास प्रश्न करेंगे तो उस आपको देखिए पहला क्या है, वह स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, जैसे भारत। एंड देखिए भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है, तो आप इसमें देखिए कि आप इसमें पूर्वांचल लगा सकते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी क्या है, आपने देखा होगा कि कोंकण तट आता है, फिर कर्नाटक तट आता है, फिर मालाबार तट आता है, तो ये देख लीजिए। और पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर मैंने आपको बता ही दिया था, महेंद्रगिरी, तो ये कर सकते हैं। अब भावर रीजन मैंने आपको बता दिया था, भावर क्या होता है, भावर
क्या है भावर। अच्छा आप ये भी देख लीजिए कि भावर और तराई अभी मैंने नहीं बताया है। तो ये देख लीजिए कि भावर रीजन क्या होता है कि जब आप हिमालय से नीचे उतरेंगे तो जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं वो रीजन आपका भावर होगा। यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, मतलब इन पत्थरों के अंदर अंदर से पानी बहता है तो ये कम दिखाई देते हैं, जैसे हिमालयी नदियाँ जो निकलती हैं उनके बारे में है। उसके बाद भावर के नीचे तराई रीजन होता है। तराई रीजन में ये जो पत्थर के कण हैं ये छोटे छोटे हो जाते हैं, तो यहाँ पर नदियाँ फिर ऊपर आ जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं। ये एक प्रकार से दलदली क्षेत्र हो जाता है तराई क्षेत्र, और यहाँ पर महामारी का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा पाई जाती है। तो भावर और तराई रीजन भी मैंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो अब देखिए कि थर्ड चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, अपवाह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अपवाह शब्द का अर्थ क्या होता है, एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। मतलब अफवाह में मतलब अपवाह जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का वो आप पढ़ने वाले हैं। भारत के अपवाह तंत्र में आपको मेजरली दो चीज़ें देखनी है कि हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, दो नदियों के बारे में आपको पढ़ना है। अब देखिए कि इसमें सबसे पहला फिगर में आपको जल विभाजक के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। जल विभाजक देखिए जैसे दो नदियाँ बह रही हैं, एक नदी ये बह रही है धारा आ जो ये ऐसे चल रही है, दूसरी धारा बी है और इनके बीच में ये एक ऊंचा उठा हुआ भाग जो है इनको दोनों को मिलने से बचा रही है, तो मतलब दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। तो ये धारा ए मतलब यही जल विभाजक का काम करता है जो ऊंचा उठा हुआ भाग है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि लिखा भी हुआ है कि ऊंचा क्षेत्र जो पर्वत या उच्च भूमि होती है जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग रखती है उसे जल विभाजक कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे आगे कि जो नदी तंत्र है, सबसे पहले देखिए कि नदी का स्रोत हुआ ऊपरी भाग एंड मध्य भाग में आती है तो ये मियांडर्स बना लेती है, मतलब बिसर्पाकार। उसके बाद जब निचले भाग में पहुंचती है तो ये ऑक्सबो लेक मतलब गोकुर झील बना लेती है, और निचले ही भाग में आप यहाँ पर देखेंगे कि समुद्र से मिलने के पहले ये डेल्टा बना लेती है। अब देखिए कि उसके बाद आप पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र सबसे ऊपर आपको मिलने वाली है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम आप देखेंगे मानसरोवर झील के पास से। यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। उसके बाद वहाँ यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो उसमें आपको याद रखना है जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा नदी। ये तीनों नदियों के बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए सिंधु के बाद आपको मिलेगी सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट के पास सिंधु नदी में ये आप पंच नदियाँ मिलकर सिंधु में चली जाती हैं। कहाँ पर मिलती हैं, पाकिस्तान के मिठान कोट में, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती हैं। उसके बाद आप गंगा नदी तंत्र में जाएंगे तो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी है। भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो भागीरथी कहाँ से निकल रही है, आपका गंगोत्री हिमानी से निकलती है, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में हरिद्वार से प्रवेश कर जाती है। एंड इसकी देखिए कि कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी नदियाँ हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है, तो ये याद रखना है। और भागीरथी आपकी कहाँ से निकल रही है, गंगोत्री से, तो ये देखना है। उसके बाद आप ये मैप देख लीजिएगा अच्छे से, ये सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है, मानसरोवर झील के पास से। उसके बाद इसमें झेलम नदी देखिए, झेलम में उसके बाद चेनाब नदी, चेनाब के बाद रावी और सतलज, ये उसके बाद ये सारी नदियाँ मिलकर कहाँ पर, सिंधु नदी पाकिस्तान के ये यहाँ पर कौन सा स्थान है, मिठान कोट में जाके मिल जाती हैं। उसके बाद आप गंगा नदी सिस्टम देख सकते हैं। गंगा नदी में ऊपर से कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, शारदा नदी मिल रही है, घाघरा नदी मिल रही है, गंडक नदी मिल रही है, कोसी नदी मिल रही है। और इधर से कौन सी नदियाँ जा रही हैं, देखिए चंबल, बेतवा, यमुना में मतलब यमुना इसकी सहायक नदी है, उसकी यमुना की ट्रिब्यूटरी आप कह सकते हैं चंबल नदी है, बेतवा नदी है। और चंबल नदी पर ही राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध ये सब बनी है। सोन नदी पर देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये ध्यान रखना। उसके बाद नर्मदा नदी देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद यहाँ पर ये ताप्ती नदी है। गोदावरी नदी सिस्टम यहाँ पर है, आपका कृष्णा रिवर यहाँ पर है। उसके बाद तुंगभद्रा नदी भी देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद ये कावेरी नदी,
और वेम्बनाड झील आपकी जो केरल में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैप में आप एक बार देख लेंगे तो आपका डाउट ख़त्म हो जाता है। और आगे अब देखिए कि इस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम कहाँ से होता है। तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु तथा सतलज के स्रोतों से काफ़ी नज़दीक से ये भी उद्गम होता है। एंड ये देखिए कि ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती हुई नामचा बारवा से शिखर से ये इंडिया में प्रवेश कर जाती है। यू आकार की, मतलब ये जो नामचा बारवा है यहाँ से आपका इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर जाती है। एंड इसकी सहायक नदियाँ देखें, दिहांग है, दिबांग है, लोहित है, केनुला है, इनकी सहायक नदियाँ हैं। और देखिए कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। एंड बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है। अब देखिए कि प्रायद्वीपीय नदियाँ के बारे में देखिए कि ये प्रायद्वीपीय नदियाँ ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब नर्मदा द्रोणी देखिए, नर्मदा भ्रंश घाटी के बीच में बहती है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर ही बना है, ये आप ध्यान रखिएगा। एंड अब तापी द्रोणी देखिए, तापी नदी का कहाँ से उद्गम होता है, बैतूल ज़िले के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है इसका उद्गम। मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से होता है और ये नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर नर्मदा नदी ताप्ती नदी होकर गुजरती है। उसके बाद गोदावरी द्रोणी देख लीजिए, मतलब गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी, और यह महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। और यह कहाँ कहाँ से होकर बहती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक, अब ये क्वेश्चन देखिए सीधा पूछा जाता है कि गोदावरी की सहायक नदियाँ क्या हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इसमें से अंतिम 3 सहायक नदियाँ सबसे बड़ी हैं। बड़े आकार के विस्तार के कारण इन्हें दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, मतलब ये दक्षिण गंगा, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फिर महानदी श्रेणी देखिए, महानदी श्रेणी छत्तीसगढ़ के सिहावा बेसिन से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका अपवाद द्रोणी मतलब कहाँ कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र में होकर बहती है। एंड कृष्णा नदी कहाँ से बहती है, पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से इसका ओरिजिन होता है। और इसकी सहायक नदियाँ देखें, तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूशी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद कावेरी नदी देखिए कि पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, तमिलनाडु के कुंडलुरु के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। और इसकी ट्रिब्यूटरी देख लीजिए कि अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु और केरल, कर्नाटका 3 जगह से, मतलब ये 3 जगह 3 स्टेट से होकर गुजरती है। अब देखिए कि इसमें जो ये इम्पॉर्टेंट क्या आप जानते हैं, इससे भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो वो कावेरी नदी पर है। एंड इस प्रपात के द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर क्षेत्र को प्रदान की जाती है। एंड उसके बाद आपके लिए अब झील में आप पढ़ेंगे डल झील के बारे में, आपको पता ही होगा कश्मीर घाट की सबसे प्रसिद्ध डल झील के बारे में। ये पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है, ये आप जानते होंगे। एंड उसके बाद देखिए कि भारत की में बहुत सी झीलें हैं, इसमें कुछ अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की दौड़ी वाली झीलें हैं। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में काटकर गोखुर झील का अच्छा, जो मैंने बताया कि जो मियांडर्स होते हैं जब ये ऐसे चलते रहते हैं तो ये जब यहाँ से ये कटकर नदी सीधा बहने लगती है तो ये ऑक्सबो लेक, ये भी एक प्रकार से झील का निर्माण करती हैं। स्पिट और बार रोधिका भी जो हैं तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कुलोरू झील, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अब देखिए कि मीठे पानी की जो अधिकांश झीलें हैं वो हिमालय क्षेत्र में हैं।
और हिमानी के द्वारा बनी होती हैं, मतलब वो ताज़े जल से निर्मित हैं, इसलिए मतलब जिसमें मीठे पानी का जल, मतलब जिसमें जो खारा पानी ना हो वो मीठे पानी की झील होती हैं, और जो सलाइन वाटर जिसमें पाया जाता है जैसे चिल्का झील, ये खारे पानी की झील है। ठीक, तो देखिए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में कौन कौन सी आएंगी? डल झील, भीमताल, नैनीताल और ये लोकटक लेक तथा बड़ा पानी मीठे पानी के उदाहरण है, मीठे पानी की झील के उदाहरण हैं। आपको ये ध्यान रखना। उसके बाद आप ये नदी प्रदूषण के बारे में तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर नहीं बनने वाला है। तो उसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न पूछा है कि वुलर झील कहाँ पाई जाती है, तो आप इसका कमेंट करके ऑप्शन बताइएगा कि क्या होगा। अब नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये बताइए। देखिए ये क्वेश्चन सब सीधे आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया इसमें से। अब ये देखिए कि इम्पॉर्टेंट इसकी क्या है कि मैंने जो भी आपको पढ़ाया, मैंने लाइन वाइज नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको जो भी कंटेंट मैंने बोला उसे आपने सुना होगा। तो देखिए उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप इसका ना कर पाएँ। तो इसका कमेंट में आप ज़रूर आंसर बताइएगा इन सभी का। अब देखिए इसमें पूछा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ब्रह्म घाट के होकर बहती है। तो मैंने आपको बताया था कि नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ हैं, इसमें तापी दिया है, तो इसका आंसर ये होगा। अब चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो अब हम फोर्थ चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जलवायु के बारे में। अब देखिए एक पहला आप डाउट ये रहेगा आपके मन में, जो बेसिक, जो मतलब जिन स्टूडेंट को थोड़ा बेसिक नहीं पता है, तो जैसे जलवायु और मानसून के बारे में स्टूडेंट को हमेशा डाउट बना रहता है कि जलवायु क्या होती है, मानसून में अंतर क्या होता है। तो देखिए कि जलवायु है जो एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसका उपयोग किया जाता है। जलवायु मतलब आपका जैसे 10 साल, 20 साल, 30 साल या 40 साल या 50 साल के अंतराल में जो परिवर्तन होते हैं क्लाइमेट में, उसको आप जलवायु से संबंधित कहते हैं। और मौसम आपका देखिए दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, मतलब ये छोटे अंतराल के लिए आप मौसम शब्द का प्रयोग करेंगे। और जलवायु मतलब एक लंबा टाइम ड्यूरेशन लगता है, तो उसे जलवायु से संबंधित किया जाता है। अब जैसे मानसून शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले पूछता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमिक शब्द से हुआ है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को कहा जाता है। उसके बाद आपके लिए देखिए कि जैसे इसमें और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पर है कि मानसून को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में सबसे पहले देखिए। तो उसमें आपको लिए प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश हैं, उसकी ऊंचाई है, वायु दाब क्या है, पवन तंत्र कैसे चल रहे हैं, समुद्र से स्थल की दूरी कितनी है, महासागरीय धाराएं कैसी हैं, उच्चावच, ये सारी चीज़ें आपके मतलब क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में देखिए सबसे पहले आपका है अक्षांश। तो अक्षांश में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे देखिए कि कर्क वृत्त देश के मध्य से होकर गुजरती है और पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। लगभग आधा कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्ण कटिबंध का क्षेत्र आता है, मतलब जो कर्क रेखा के नीचे के क्षेत्र हैं वो उष्ण कटिबंध के आते हैं, और इसके जो ऊपर के भाग हैं वो उपोष्ण कटिबंध के आते हैं। और इसमें आप ये भी देखिए कि जो भारत के दक्षिणी राज्य हैं वहाँ पर गर्मी अधिक है, आप उत्तर में जितना जाते जाएंगे आपको ठंड अधिक मिलेगी। ऐसे ही आपका जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो तापमान घटता जाता है, ऐसे नीचे जाएंगे तब भी आपका तापमान घटता जाएगा। जितना इक्वेटर के पास रहेंगे तापमान अधिक होगा। क्यों? इसका रीज़न ये है कि सूर्य सबसे ज़्यादा सीधा चमकता है इक्वेटर पर, सबसे ज़्यादा धूप आपका इक्वेटर पर ही देखने को मिलती है। तो ऊंचाई में भी अंतर होगा, आप नीचे रहेंगे तो आपका तापमान मतलब ज़्यादा रहता है, और ऊंचाई पर जैसे जैसे आप हिमालय में चढ़ते जाएंगे तो तापमान घटता जाता है। तो ऊंचाई के हिसाब से भी तापमान में परिवर्तन होता है। एंड वायु दाब और पवन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे पश्चिमी चक्रवात, विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षोभित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं, और सामान्यतः देखिए इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं। तो देखिए कि नमी का जो कनेक्शन है वो आपका ओशियन से है, या आप जहाँ भी देखिएगा कि अगर पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी तो आपका जो उसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा होगी वो कम होगी। अगर वही पवनें जो समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी तो उसमें आर्द्रता अधिक होगी, वो वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद आप देखिए कोरियोलिस बल होता क्या है। तो इसमें देखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस बल के कारण पवनें देखिए
उत्तरी गोलार्ध में पौने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। तो आपको बस कोरियोलिस फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि आप कोरियोलिस फोर्स की तरह अगर उत्तरी गोलार्ध में चले जाते हैं तो पौने दाईं ओर विक्षेपित हो जाएंगी, और आप दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो पौने आपकी बाईं ओर विक्षेपित हो जाएंगी। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए कि इसमें ऋतुओं में मानसूनी जलवायु की विशेषता मतलब ऋतुओं पर भी निर्भर करती है। तो भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, आपको पता होगा, शीत, ग्रीष्म, बसंत, शरद, ये 4 ऋतुएं हैं। एंड देखिए कि शीत ऋतु में आपका टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। इसमें आपके क्वेश्चन जहाँ से आने वाले हैं, ये देखिए कि शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे महावट की वर्षा कहा जाता है, और ये रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। मतलब जैसे गेहूं की फसल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जो शीतकाल में वर्षा होती है। एंड ग्रीष्म ऋतु में भी आप देख लीजिए कि औसत तापमान कितना रहता है। एंड इसमें देखिए कि पश्चिम बंगाल में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है, मतलब ये नहीं, सॉरी, इसमें आप ये देखिए कि जो ग्रीष्मकाल में बैसाख के महीने में पश्चिम बंगाल में जो वर्षा होती है उसे काल बैसाखी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और केरल में क्या कहा जाता है, केरल में इसे मैंगो शावर, कर्नाटक में, केरल और कर्नाटक में इसे मैंगो शावर या प्री मानसून रेन भी कहा जाता है, और इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। और काल बैसाखी कहाँ कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में। तो ये आपको याद रखना है, इसे आप नोट कर लीजिए। वर्षा ऋतु का आगमन देख लीजिए, इसमें इस मैप में आप प्रॉपर देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि जैसे केरल में वर्षा की मतलब वर्षा का प्रारंभ कब से होता है या मानसून का आगमन कब होता है। तो मानसून का आगमन 1 जून को हो जाता है। उसके ऊपर आप 5 जून देखिए, मुंबई में कब होता है तो 10 जून, ऐसे ऊपर आप चले जाएंगे। अहमदाबाद में आप 15 जून वाली लाइन में देखेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा। एंड उसके बाद देखिए कि आपके लिए जो और इम्पॉर्टेंट है कि मौसिन राम जो है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, और स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट जो हैं वो गुफाएं प्रसिद्ध हैं। मतलब ये चूना पत्थर की गुफाओं में ये देखने को मिलता है। ये इनको काष्ठ स्थलाकृतियाँ भी कहा जाता है, स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट। तो देखिए स्टेलेक्टाइट क्या होता है, जैसे ये आपका चूना पत्थर का हिस्सा है, तो स्टेलेक्टाइट जो ऊपर से नीचे लटक रहा है, और स्टेलेग्माइट ये होता है। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो ये एक स्तंभ का रूप ले लेती हैं। ये चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। एंड अब वर्षा का वितरण भी देख सकते हैं। देखिए कि वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जहाँ पर ये डार्क लाइन है, ये 400 से अधिक वर्षा। एंड वैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मौसिन राम मेघालय में इस रेंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और इधर सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका मैप आप जो पीसीएस एग्ज़ाम या यूपीएससी के एस्पिरेंट होंगे उनके लिए इनका इम्पॉर्टेंट उनको पता है कि ज्योग्राफी में ऐसे मैप बनाने पड़ते हैं। उसके बाद ये देखिए कि कुछ पेपर की कटिंग है। एंड उसके बाद आप अभ्यास प्रश्न पर आ जाएंगे। तो नीचे दिए गए किस स्थान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, इसको मैंने अभी बताया था आपको। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। काल बैसाखी कहाँ की है, काल बैसाखी आपकी वेस्ट बंगाल की है, ये आपको पता है और आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो बाकी ये देख लीजिए पूरा, और आप लोग इसके उत्तर कमेंट में ज़रूर बताएं, और यह इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको ना आए उसको भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक वनस्पति और उसके वन्य जीव जो उसमें पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे वनस्पति के प्रकार में आपसे पूछ लेता है कि उष्णकटिबंधीय वनस्पति में कौन कौन से आते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार में कौन आएंगे, पर्णपाती में कौन आएंगे, मरुस्थलीय वन में कौन कौन आएंगे। इन सब चीज़ों के क्वेश्चन आपका सीधा बनता है। तो क्योंकि सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि वनस्पति के प्रकार। एंड अब ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि भारत देश जो है, भारत विश्व के एक मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में एक है। लगभग इसमें 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में देश 4थे स्थान पर। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, और इसमें देखिए कि 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताज़े व समुद्री पानी में पाई जाती हैं। और देखिए कि वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हैं उसे देशज
कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विशेषज पौधे कहे जाते हैं। तो ये जो डाटा आपको मैंने बताया, ये कभी कभी बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन बन जाता है कि कितने प्रकार की प्रजातियों के पौधे भारत में पाए जाते हैं, एग्जैक्ट ये पूछ लेता है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। बाकी DSSB वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला है वनस्पति के प्रकार में। तो आपको पढ़ना है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले झाड़ियाँ वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव्स वन। अब देखिए कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आपको पढ़ना है कि कहाँ पर होती है, जहाँ पर देखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, ये ध्यान रखा है। और देखिए इन वनों में वृक्ष जो है 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई के होते हैं, तो इससे नहीं मतलब है। बाकी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ये इस लाइन में इतना है कि इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। तो बस इतना आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से वन पाए जाते हैं। बाकी उसके बाद आप देख लीजिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक, वो आप ध्यान रखना। उसमें यहाँ पर देखिए कि सागौन, बांस, साल, शीशम, ये सारी, और चंदन, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष आपके किस में आते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंदर आते हैं। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वहाँ जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय में भी शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उसमें कौन कौन से देख लीजिए, जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, सागौन इसमें आता है, साल आता है, पीपल आता है, नीम के वृक्ष इसमें अंदर आ जाते हैं। उसके बाद कटीले वन और झाड़ियों में कौन कौन से आ जाते हैं, जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और इस प्रकार के वन देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के राज्यों में देखने को मिलता है। और इस प्रकार के वन गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के राज्यों में देखने को मिलता है। और इसमें देखिए कि कौन कौन से वृक्ष आते हैं, अकासिया, खजूर, यूफोरबिया एंड नागफनी, कैक्टस जैसे फल इसमें आते हैं। एंड उसके बाद देखिए कि पर्वतीय वन में आप देख सकते हैं 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले, 1500 से 300 मीटर की ऊंचाई पे शंकुधारी वन। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, चीड़ मतलब पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों में पाए जाते हैं। तो इसमें आपको केवल इतना याद रखना है, उसको मैंग्रोव फॉरेस्ट देख लेना है। उसके बाद वन्य प्राणी में देखिए कि अब ये देखिए कि जैसे भी भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था, 1972 में, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में आया था। एंड उसके बाद देखिए कि कच्छ के रण तथा थार के मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ के रण में, और मरुस्थल में ऊँट पाए जाते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगिया, छोटे मृग मतलब गैज़ल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। और यहाँ पर बंदरों की अनेक प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। अब औषधीय पादप में देखिए कि कौन कौन से आते हैं, सर्पगंधा, जामुन, एंड इनका क्या क्या उपयोग होता है ये देख सकते हैं। एंड अर्जुन, बबूल, नीम का, तुलसी पादप, कचनार किसके काम में आते हैं ये आप देख लीजिए। उसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, अब जैसे नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं या नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर हैं आप इसमें देख सकते हैं। इस मैप को एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए कि 18 जीव मंडल निश्चय भारत में है। तो इसमें कौन कौन से बायो रिजर्व आते हैं, तो देखिए सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, नंदा देवी है, नोकरेक है, ग्रेट निकोबार है, मानस है, सिमलीपाल है, दिबांग है, डिब्रू साइखोवा है, अगस्त्या मालाई है, कंचनजंगा है, पंचम मढ़ी है, एंड अचकनमार अमरकंटक है, कच्छ है, ठंडा रेगिस्तान है, शेषाचालम है, एंड पन्ना। ये आपको 18 याद होना चाहिए, एक बार देख लेंगे आप तो याद हो जाएगा। प्रवासी पक्षियों के बारे में भी देख लीजिए कि शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में इंडिया में आते हैं। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लैमिंगो हज़ारों की संख्या में आती हैं और खरे कीचड़ के ढेर में बनाकर उसमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों की पालती हैं। देश में अनेक दार्शनिक दृश्यों में से एक यह हमारी कीमती धरोहर
है, मतलब ये आपका कीमती धरोहर में भी आता है, मतलब कि प्रवासी पक्षी भी इंडिया में आते हैं। अब देखिए कि रबर के पौधे किस प्रकार की वनस्पति में आते हैं। आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो आप इसका आंसर बता देंगे कि चौथा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आते हैं। अब सिनकोना का वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिनकोना का वृक्ष किस में आता है, उष्णकटिबंध में, पर्णपाती में, या किस में, इस जिससे आपको पता। अब देखिए भारत में कौन सा जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निचयों में शामिल है, मतलब कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। तो आपने वो जो 18 की लिस्ट पढ़ी थी उसमें अगर आपने याद किया होगा तो आप आराम से आंसर दे लेंगे। तो चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो अब ये 6th चैप्टर और लास्ट चैप्टर है आपका 9th क्लास एनसीईआरटी का, जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें भी आपको केवल थोड़ा सा ही पढ़ना है कि पॉपुलेशन के बारे में आपको सेंसस 2011 के बारे में जानना है कि जो सेंसस मार्च 2011 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या 121 लाख के आसपास थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% थी। बाकी आपने ये शुरू में ही पढ़ लिया था। और इसमें देखिए कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहीं बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये आप देख सकेंगे। बाकी और ये देख लीजिए कि भारत में जनगणना में जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा है वहाँ पर रेड कलर है। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो कौन सा है। और उसके बाद आप देखिए कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में। अब देखिए कि प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या के बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्ति, मतलब निरपेक्ष वृद्धि क्या है, मतलब कि कंपैरिजन करके निरपेक्ष वृद्धि निकाली जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए कि जन्म दर क्या है। प्रति 1000 व्यक्ति में जीवित बच्चों का जन्म होता है तो उसे जन्म दर कहते हैं, मतलब 1000 पे कितने बच्चों का जन्म हुआ है उसको जन्म दर कहेंगे। एंड इसी प्रकार मृत्यु दर, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। एंड किशोर जनसंख्या देखिए, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किशोर जनसंख्या किस आयु वर्ग को माना जाता है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखिए इसमें क्या लिखा है कि किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष के होते हैं किशोर की जनसंख्या। तो मतलब किशोर की आयु वर्ग क्या है ये पता होना चाहिए कि 10 से 19 होती है। एंड राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आप देखिए कि 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में सबसे पहले चलाया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2002 मतलब 2000 में आई थी। तो बस आपको इतना केवल इस चैप्टर में ध्यान रखना है। उसके बाद आप यहाँ पर अभ्यास प्रश्न देख लेंगे। जनसंख्या का बच्चों का बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में किसके परिणाम है। देखिए कि इसमें कह रहा है कि जैसे आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में किसका परिणाम है। तो इसका परिणाम क्या है कि उच्च जन्म दर है, हाई बर्थ रेट होने के कारण ऐसा हुआ है। तो आप ये और भी चीज़ें आराम से पढ़ लेंगे। अब देखिए कि साक्षर व्यक्ति किसको कहते हैं। 7 वर्ष से अधिक आयु का वह व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ सकता है, पढ़ सकता है, उसे साक्षर जनसंख्या कहा जाता है। तो आप ये सॉल्व कर लेंगे आराम से। पॉपुलेशन वाले में आपको बस इतना ही पढ़ना था। बाकी अब जैसे टर्म्स आपको पढ़ना है कि उच्चावच क्या है, आधारित जनसंख्या क्या है, एंड किशोरावस्था क्या है, जनसंख्या का जन्म दर क्या है, जलोढ़ मैदान, जीवोम के बारे में, झील के बारे में, निबंजन क्या है, नेशनल पार्क क्या है, पठार। तो यहाँ पर एक बार देख लेंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है। बाकी आपके जो भी डाउट होंगे प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपका 10th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।